Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ 26 जुलाई एक और खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हम कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं। और अगर आपको याद होगा तो 3 मई को मैंने एक वीडियो बनाया था ऑपरेशन विजय के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको कारगिल युद्ध क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे के कारण क्या थे और पाकिस्तान की मंशा क्या थी इस युद्ध को शुरू करने के पीछे, इस बारे में सब कुछ बहुत विस्तार के साथ बताया था। और क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसका सेकंड पार्ट मैं 26 जुलाई को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस दिन कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप पर समाप्त हुआ था और भारत को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 पाकिस्तान की 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए। किसी ने कहा कि अगर उन्हें बंदी बनाया जाता है तो वो राशन खा जाएंगे और खुद उनके लिए भी राशन काफी नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तानी सैनिकों ने उन चरवाहों को वापस जाने दिया। इस घटना के करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वापस वहीं लौटे। भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीनों से इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। करीब 2 बजे वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया। वो हेलीकॉप्टर इतना नीचे था कि कैप्टन इफ्तिकार को पायलट का बैज तक साफ दिखाई दे रहा था। यह पहला मौका था जब भारतीय सैनिकों को भनक पड़ी थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है। कारगिल पर मशहूर किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स लिखने वाले पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन ने बीबीसी को बताया था कि उनकी खुद की बात कैप्टन इफ्तिकार से हुई थी और कैप्टन इफ्तिकार ने उन्हें खुद बताया था कि अगले दिन फिर भारतीय सेना के लावा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे थे और उन्होंने आजम, तारीख और तशफीन चौकियों पर जमकर गोलाबारी करी थी। कैप्टन इफ्तिकार ने बटालियन मुख्यालय से भारतीय हेलीकॉप्टरों पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने यह इजाजत नहीं दी, क्योंकि इससे भारतीयों के लिए सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता। उधर भारतीय सैनिक अधिकारियों को यह तो आभास हो गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ की गई थी, लेकिन उन्होंने समझा कि इसे वे अपने स्तर पर सुलझा लेंगे, इसलिए उन्होंने इसे राजनीतिक नेतृत्व को बताने की जरूरत नहीं समझी। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक भी पोलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उनको इसकी पहली खबर सैनिक अधिकारियों से नहीं, बल्कि वहां के भारतीय राजदूत के जरिए मिली थी। सवाल उठता है कि लाहौर शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के इस तरह चुपचाप तरीके से कारगिल की पहाड़ियों पर जाकर बैठने का मकसद क्या था। दोस्तों, मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की जो टीप है, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काटकर उस पर नियंत्रण किया जाए। वो उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वो लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के जाने वाले काफिलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर होकर सियाचिन को खाली करना पड़े। मुशर्रफ को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वो पाकिस्तान में कमांडो फोर्स का मेजर हुआ करता था। उसने कई बार इस जगह को खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया था। जब भारतीय नेतृत्व को मामले की गंभीरता का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन मिलाया। वाजपेयी ने शरीफ से शिकायत की कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। एक तरफ आप लाहौर में मुझसे गले मिलते रहे, वहीं दूसरी तरफ आपके लोग कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो परवेज मुशर्रफ से बात करके उनको वापस फोन मिलाएंगे। तभी वाजपेयी ने कहा कि आप एक साहब से बात करें जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ उस समय सख्ते में आ गए जब उन्होंने फोन पर मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की आवाज सुनी।
दिलीप कुमार ने उनसे कहा, मियां साहब, हमें आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की बात की है। मैं आपको बता दूं कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता है, भारतीय मुसलमान बुरी तरह से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और उनके लिए अपने घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो जाता है। और इस तरह से अभिनेता दिलीप कुमार ने भी पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके इस काम के लिए फटकार लगा दी थी। लेकिन दोस्तों, असल में नवाज शरीफ सही कह रहे थे और उनको पाकिस्तानी सेना की इस करतूत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री शासन चलता है। या तो वहां की मिलिट्री तख्ता पलट कर वहां के सिंहासन पर खुद काबिज हो जाती है, या फिर वो पीछे से अपने आदमियों द्वारा सरकार को चलाने की कोशिश करती है। और चाहे कोई भी प्रधानमंत्री वहां उस समय शासन कर रहा हो, उसकी कोई खास हैसियत होती नहीं है। सेना उसको बताकर कुछ भी काम नहीं करती है और किसी भी तरीके का निर्णय प्रधानमंत्री के साथ बात कर नहीं लिया जाता है। दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इतने बड़े ऑपरेशन की हवा तक नहीं लगी थी। और दोस्तों, इस स्थिति में जिस तरह से भारतीय सेना ने सामना किया, उसकी कई हलकों में आलोचना भी हुई थी। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग ने, जो कि बाद में कारगिल में भी तैनात रहे थे, कहा था कि मैं कहूंगा कि यह पाकिस्तानियों का बहुत जबरदस्त प्लान था कि उन्होंने आगे बढ़कर खाली पड़े बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया था। वो लेह कारगिल सड़क पर पूरी तरह से हावी हो गए थे। यह उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेफ्टिनेंट पनाग आगे कहते हैं कि 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक हमारी सेना का प्रदर्शन सामान्य से नीचे था। इसके बाद जब 8वीं डिवीजन ने चार्ज लिया, तब एहसास होने लगा था कि इस इलाके में कैसे काम किया जाना चाहिए, और उसके बाद जाकर हालात सुधरने शुरू हो गए थे। निश्चित रूप से यह बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि एक तो पहाड़ियों में आप नीचे थे और पाकिस्तानी ऊंचाइयों पर बैठे हुए थे। इसलिए पूरे तरीके से एडवांटेज पाकिस्तानी सेना को मिला हुआ था। आप समझें कि यह उसी तरह से हुआ कि आदमी सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ है और आप नीचे से चढ़कर उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत यह थी कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी थी, और तीसरी बात यह थी कि आक्रामक पर्वतीय लड़ाई में उस वक्त भारतीय सेना की ट्रेनिंग भी कमजोर थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी बार बार दोहराया था कि उसकी नजर में यह प्लान बहुत अच्छा था, जिसने भारतीय सेना को खासी मुश्किल में डाल दिया था। मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा कि भारतीयों ने इन सैनिकों पर पूरी ब्रिगेड के साथ हमले किए। वहीं उन चौकियों पर पाकिस्तान के सिर्फ 8 या 9 सिपाही तैनात थे। जून के मध्य तक भारत को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। भारतीयों ने खुद माना कि उनके 600 से अधिक सैनिक मारे गए थे और 1500 से अधिक जख्मी हुए थे। और दोस्तों, पाकिस्तानी सेना का भी यही मानना था कि मध्य जून तक पाकिस्तान इस युद्ध में आगे था और भारत को कुछ भी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जून का दूसरा हफ्ता खत्म होते होते चीजें भारतीय सेना के नियंत्रण में आने लगी थी। तोलो लिंग पर जीत वो पहला हमला था जो कि एक बहुत बड़ी सफलता कारगिल युद्ध के अंदर थी। यह लड़ाई 4-5 दिन तक चली थी और साथ ही यह लड़ाई इतनी नजदीक से लड़ी गई थी कि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और वो दोनों पक्षों के सैनिकों को सुनाई भी दे रही थी। इस लड़ाई के अंदर भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और 6 दिनों तक एक बहुत ही घबराहट की सी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जब वहां जीत मिली तो सैनिकों को अपने अफसरों पर भरोसा होना शुरू हो गया था और उन्हें साथ ही साथ यह भी विश्वास होना शुरू हो गया था कि वो इस युद्ध को जीत सकते हैं। दोस्तों, आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि कारगिल पर एक पाकिस्तानी जवान को हटाने के लिए भारत को लगभग 27 जवानों की आवश्यकता थी। यह लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई थी, जहां करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक 8 या 9 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1363 जवान जख्मी हो गए थे। दोस्तों, फौज में एक कहावत होती है, माउंटेन ईट्स ट्रूप्स, यानी पहाड़ सेना को खा जाते हैं। अगर जमीन पर लड़ाई हो रही हो तो आक्रमण करने वाली सेना को दूसरी सेना से लगभग 3 गुना होना चाहिए, पर पहाड़ों में यह संख्या कम से कम 9 गुना हो जाती है और कारगिल में तो यह लगभग 27 गुना होनी चाहिए। मतलब अगर वहां दुश्मन का एक जवान बैठा हुआ है तो उसको हटाने के लिए आपको 27 जवान भेजने होंगे। भारत ने पहले उन्हें हटाने के लिए पूरी डिवीजन लगाई और फिर अतिरिक्त बटालियंस को बहुत कम नोटिस पर इस अभियान में झोंका गया। दोस्तों, यह भी सही है कि शुरू में भारत को अपने 2 मिग विमान और 1 हेलीकॉप्टर खोने पड़े थे, लेकिन भारतीय वायुसेना और बोफोर्स तोपों ने बार बार
और बुरी तरह से पाकिस्तानी ठिकानों को हिट किया। ये हमले इतने भयानक और सटीक थे कि इन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को चूरा बना दिया था। पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रसद के लड़ रहे थे और बंदूकों का ढंग से रखरखाव ना होने की वजह से वो एक डंडी की तरह बनकर रह गई थी। और यह हमला कुछ इस तरीके का ही था कि जैसे अखरोट को किसी बड़े हथौड़े से तोड़ा जा रहा हो। दोस्तों, यहाँ वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी। जैसे ही ऊपर से भारतीय लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई पड़ती थी, पाकिस्तानी सैनिकों के दिल दहल जाते थे और वो बचने के लिए इधर उधर भागने लगते थे। दोस्तों, जून के दूसरे सप्ताह से भारतीय सैनिकों को जो मोमेंटम मिलना शुरू हो गया था वो जुलाई के अंत तक जारी रहा और इसमें भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने सारे इलाके को वापस लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना के अंदर हताशा का भाव आ गया था और जुलाई का अंत होते होते नवाज शरीफ को आखिरकार युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। और दोस्तों, असल में नवाज शरीफ को वहां भेजा था परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ इतना डिमोटिवेट हो गया था कि उसने नवाज शरीफ को फ्लाइट में बिठाकर अमेरिका रवाना कर दिया और उसको बोला कि जाओ और जाकर अमेरिकियों के पांव पकड़ो और हमें किसी भी तरीके से इस स्थिति से निकालो। नवाज शरीफ ने उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से अकेले मिलने का समय मांगा, लेकिन बिल क्लिंटन ने किसी भी तरीके की एक खुफिया मीटिंग से मना कर दिया और उन्होंने नवाज शरीफ को बोला कि अगर आप बिना शर्त के अपने सैनिकों को नहीं हटाना चाहते तो यहाँ ना आए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे पास एक बयान का मसौदा पहले से ही तैयार है जिसमें कारगिल संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया जाएगा। यह सुनते ही नवाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थीं। जब नवाज शरीफ बिल क्लिंटन से मिलकर बाहर निकले तो उनका चेहरा निचुड़ चुका था। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। उधर नवाज शरीफ क्लिंटन से बात कर रहे थे, वहीं टीवी पर टाइगर हिल पर भारत के कब्जे की खबर फ्लैश हो रही थी और यह खबर देखने के बाद नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को फोन लगाया और पूछा कि क्या यह खबर सही है। तो मुशर्रफ ने कहा, हाँ, यह खबर सही है। और आखिरकार 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को पाकिस्तानी घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। और तभी से इसी की याद में 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। इस युद्ध में भारत के लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हो गए थे, जबकि 1300 से ज्यादा घायल हो गए थे, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सैनिक तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज बिल्कुल निराला था। वो लौटे मगर लकड़ी के ताबूतों में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने कभी खाई थी। जिस राष्ट्रध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। और दोस्तों, अगर भारतीय सेना इतनी बहादुरी के साथ नहीं लड़ती और भारतीय सैनिक अपने जीवन का बलिदान नहीं देते तो शायद आज पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो गया होता और इसी के साथ साथ लद्दाख और कश्मीर के ऊपर भारत का नियंत्रण भी शायद समाप्त हो गया होता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह युद्ध इतना आसान नहीं था। एक पाकिस्तानी सेना के सैनिक को हटाने के लिए लगभग 27 भारतीय सेना के सैनिकों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध को कितनी बहादुरी और अच्छे से लड़ा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां भारतीय सेना के लगभग 527 सैनिकों को अपने प्राण देने पड़े और साथ ही साथ 1300 से ज्यादा भारतीय सैनिक घायल हुए, वहीं इसमें पाकिस्तान के 3 से 4 हजार सैनिकों की जान चली गई थी। जो सैनिक बच गए थे वो किसी तरह से अपने प्राणों को बचाकर भागने में कामयाब हो गए थे। और दोस्तों, आपको यह बात भी पता होगी कि पाकिस्तान ने अपने मरे हुए सैनिकों के शवों को वापस लेने से भी मना कर दिया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात उस वक्त होंगे जहां वो लोग कारगिल में कब्जा करने के सपने सजाकर आए थे, वहीं किस तरीके से उनको न सिर्फ हानि हुई बल्कि शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। तो दोस्तों,
यह था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको ऑपरेशन विजय शुरू होने से ऑपरेशन विजय खत्म होने तक क्या क्या और कब कब हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। साथ ही साथ मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि कारगिल युद्ध के अंदर जिन जवानों को हमने खो दिया था, उनको भी आज कम से कम एक बार आप याद करने की कोशिश करेंगे। और मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।